बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। स्टूडेंट्स, मैं अक्सर पूछता हूं बच्चों से कि इंसान को जब पहली दफा इस दुनिया में आने का मौका मिला तो वो शुरू के इंसान जो कुछ भी नहीं जानते थे, जब वो अपने इर्द गिर्द यूनिवर्स को देखते थे, दुनिया को देखते थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनके क्या फीलिंग्स होंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दे वुड बी टेरिफाइड, वो डरे हुए होंगे, और कुछ कहते हैं कि वो खुश भी होंगे। लेकिन इंसान किसी चीज से डरता या खुश तब होता है जब वो उसका पास जानता हो। अगर आप शेर को पहली दफा देख रहे हो तो क्या आप उससे डरेंगे? आपको क्या मालूम कि ये किसी अच्छी चीज का नाम है या बुरी चीज का नाम, ये खतरनाक है या सेफ है। वो तो जब आप वीडियोस देखते हैं तो फिर वीडियोस में देखने के बाद आपको एहसास होता है, जिसकी वजह से आप उससे डरे हुए। तो मेरे ख्याल में जब पहली दफा इंसान ने अपने इर्द गिर्द नजर डाली और उसको ये दुनिया देखने को मिली, तो पहली फीलिंग ना ही डर की थी ना खौफ की थी, बल्कि वो पहली फीलिंग थी तजस्सुस की, जिसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। यानी कि वो इस सोच में पड़ गया कि यार मैं इधर क्यों हूं और ये सारी कायनात किस तरह से काम कर रही है। और यही क्यूरोसिटी है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने इर्द गिर्द की चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और जब ये चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वो इन चीजों को लिखता गया, नोट करता गया ताकि वो भूल ना जाए। और करते 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 उसने बहुत सा नॉलेज इकट्ठा कर लिया। ये उन दिनों की बात है जब साइंस का नॉलेज नहीं होता था, बल्कि साइंस के नॉलेज को, यानी अपने इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें उनको जानने के इल्म को हम साइंस की बजाय नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे। तो जो भी शख्स जिस भी नॉलेज को अटेन करे, हासिल करे, वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलॉसफी पढ़ रहा हूं। और उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे उनको साइंटिस्ट नहीं बोला जाता था, क्योंकि ये तो खुद वर्ड साइंस से आया है, तो उनको उस वक्त फिलोसोफर्स कहा जाता था। जैसे कि आप अरस्तु के यानी कि एरिस्टोटल के बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये फिलोसोफर है, लेकिन अगर यही शख्स आज होते तो आप इनको फिलोसोफर की बजाय साइंटिस्ट कहते। अब नेचुरल फिलॉसफी में क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया, और फिर ये इतना तादाद में बढ़ गया कि किसी एक शख्स का नेचुरल फिलॉसफी पूरी की पूरी पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। तो फिर ये जरूरत महसूस हुई कि नेचुरल फिलॉसफी का ये जो पूरा सब्जेक्ट है, क्यों ना हम इसको ब्रेक डाउन कर दें डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहां से नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया बायोलॉजिकल साइंसेस, और दूसरे को बोला गया फिजिकल साइंसेस। अब ये नेचुरल फिलॉसफी के दो पार्ट्स बन गए। बायोलॉजिकल साइंस, जैसे नाम से जाहिर है कि बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीजों को। इफ यू आर स्टडिंग प्लांट्स, इफ यू आर स्टडिंग एनिमल्स, और यू आर स्टडिंग like any living organism, algae, bacteria, anything, then you will say that I am studying biological science. इसी तरह से बहुत सी चीजें आपको अपने इर्द गिर्द ऐसी भी दिखेंगी जो लिविंग नहीं है। जैसे आप सूरज को पढ़ रहे हैं, लिविंग नहीं है, सितारों को पढ़ रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल साइंस। तो फिर फिजिकल साइंस जो है वो बेसिकली क्या हुआ? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब फिर क्या हुआ? क्योंकि लोगों की क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा जल्दी से यूनिवर्स को जानना चाहते थे, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नॉलेज फिर से बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, और ये इतना बढ़ गया कि ये फिजिकल साइंस जो थी इसको हमें फिर से डिवाइड करना पड़ गया, क्योंकि किसी एक शख्स का पूरी फिजिकल साइंस को पढ़ना मुमकिन नहीं रहा। और इसको हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया,
एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको फिजिक्स में डिवाइड किया, केमिस्ट्री में डिवाइड किया, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकल साइंसेस से मजीद ब्रांचेस निकली। अब केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे? डेफिनेटली केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो ये स्टडी ऑफ अर्थ है। आप अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं, आप अर्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि अर्थ किस तरह से बनी, अर्थ का सेंटर अभी इतना गर्म क्यों है, क्या ये सूरज का पार्ट, ये सारी बातें आप जियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में आप पढ़ेंगे हेवनली बॉडीज, यानी कि स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, व्हाई स्टार्स आर सो हाई टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों होता है, इस पे कौन से रिएक्शन है, फिशन है, फ्यूजन है, ये सारी बातें आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो हम इस पूरे साल में गो थ्रू करेंगे कि फिजिक्स क्या है। जब भी किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात आती है तो सब्जेक्ट को डिफाइन कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा जिस तरह से आपकी बुक डिफाइन करती है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं आपको उस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि फिजिक्स किस चीज की स्टडी है। तो पहले तो मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हाट इज फिजिक्स? ये आपको फिजिक्स के पहले पेज पर ये डेफिनेशन मिलेगी। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पहली बात, अब ये ब्रांच ऑफ साइंस है तो ये किससे डील करती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, किसकी स्टडी? मैटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो 3 बातों पर फोकस करें। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नंबर 1 व्हाट इज मैटर, नंबर 2 व्हाट इज एनर्जी, एंड नंबर 3 व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा, आप लोग 9th में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर है, यहां पर आप सिर्फ 2 नंबर की डेफिनेशन को रट्टा मारकर कामयाब नहीं हो सकते, आपको एक एक वर्ड का डीप मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए जरा इन तीनों वर्ड्स को जिनको मैंने हाईलाइट किया एक्सप्लोर करते हैं कि रियलिटी में ये क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जो वर्ड मैटर है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैटर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर की भी बहुत सी डेफिनेशन है, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इजी हैं। मैं आपके साथ सबसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन जो है वो शेयर करता हूं। जब भी आपने चेक करना हो कोई चीज मैटर है या नहीं, उसकी 2 कंडीशंस है। अगर वो 2 कंडीशंस पूरी कर दे तो वो मैटर है, अगर ना करे तो हम उसे मैटर नहीं कहेंगे। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है मैटर का मैस होना चाहिए, इट मस्ट हैव मैस। नंबर 2 इट मस्ट हैव वॉल्यूम, कुछ जगह घेरे, उसका कुछ अपना वॉल्यूम हो। जिस चीज का अपना वॉल्यूम हो वो चीज आप उसे कहते हैं कि यार ये एक फिजिकल चीज है, वो आप फील करेंगे जैसे उसने अपना वॉल्यूम जब कवर किया होगा तो हम कहेंगे कि एक फिजिकल चीज है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि उसका वॉल्यूम हो, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि वो एक फिजिकल चीज हो, या आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, फिजिकल है। अब जरा देखिए, हमारे पास ये 2 चेक जिसने भी पूरे किए वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूं कि दिस मार्कर इन माई हैंड इज मैटर और नॉट, क्या ये मैटर है या नहीं। तो मैं दोनों चेक अप्लाई करता हूं। पहली चीज देखते हैं, क्या इसका मास है? यस, कुछ ना कुछ ग्राम्स में तो इसका मास होगा, तो मास तो हो गया इसका। नंबर 2, क्या इसने कुछ जगह घेरी हुई है? बिल्कुल इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी, आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसका मतलब ये जो सॉलिड है ये क्या हो गया?
मैटर हो गया, सॉलिड मैटर हुआ। नंबर 2, अब जरा देखते हैं व्हाट अबाउट लिक्विड्स। अगर मेरे पास पानी है और मैं पानी को देखना चाहता हूं कि ये पानी जो है क्या ये मैटर है या नहीं, और उसके लिए फिर मैं वही चेक अप्लाई करूंगा। अब देखें पानी का मैस भी होता है, आप केजीज में पानी मेजर कर सकते हैं। नंबर 2, पानी जो है उसने कुछ ना कुछ जगह भी घेरी होती है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। जब आप लिक्विड्स लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोक या पेप्सी लेकर आते हैं, तो आप कैसे लेकर आते हैं? 1.5 लीटर बॉटल लेकर आते हैं, 1 लीटर। ये लीटर क्या है? ये उसके वॉल्यूम ही तो है। तो इसका मतलब अगर हम लिक्विड्स पर भी अप्लाई करें ये बात, तो लिक्विड्स भी आपको पता चलेगा कि वो भी मैटर है। अब जरा देखिए, मैं बच्चों से पूछता हूं कि मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो मैटर ना हो, और बच्चे आंसर करते हैं कि सर अगर हम बात करें एयर की, तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं एयर मैटर नहीं है। आइए जरा चेक करते हैं, एयर को क्लोजली चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एयर है, सपोज करो मेरे हाथ में, मुझे तो उसका मास नहीं फील हो रहा और उसने कोई जगह भी नहीं घेरी। देखो मार्कर होता तो उसने कुछ जगह घेरी हुई थी और मैं उसको ऐसे दबाता तो मुझे पता चलता कि यार मार्कर है फिजिकली मेरे हाथ में। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूं तो एयर तो मुझे फील नहीं होती, तो मुझे लगता ऐसे ही है जैसे एयर का ना मैस है ना एयर का वॉल्यूम है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करते हैं जरा डीप थिंकिंग से। जरा देखिए हमारे पास अगर आपके सर पर एक चुंटी बैठी है और आपको फील नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या वो बैठी ही नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर बैठी है, लेकिन उसका मैस या उसका वेट इतना कम है कि आप फील नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ में जो एयर है उसका भी मैस है, लेकिन वो इतना कम है कि मैं फील नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मेरे पास कोई बड़े ही जबरदस्त सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो और मैं वहां से इसको मेजर करूं तो इसका भी मैस आएगा। तो इसका मतलब मैस हुआ। नंबर 2, क्या इसका कुछ वॉल्यूम होता है? अगर आप एक सिलेंडर लेकर जाएं और आप उस सिलेंडर को गैस से भरवाएं, तो क्या आप जितनी मर्जी गैस भर लेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, उसको बंद करना पड़ेगा वरना सिलेंडर फट जाएगा। सिलेंडर क्यों फट जाएगा? क्योंकि अंदर गैस भर गई है। दूसरे अल्फाज में अंदर जो गैस है उसने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो फिर वो गैस या एयर जिसको आप समझते थे कि वो तो मैटर नहीं है, एक्चुअली में वो भी मैटर है। अब जरा देखें तो सॉलिड भी मैटर हुआ, गैस भी मैटर हुई और लिक्विड भी मैटर हुआ। तो हम कहेंगे कि ये तीनों चीजें मैटर हैं। इन्हें बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के मैटर आपको जब भी नजर आएगा अपने इर्द गिर्द, वो ये इन 3 फॉर्म्स में होगा। और आप अपने इर्द गिर्द देखें जरा इस वक्त कमरे में, तो आपको ज्यादातर चीजें मैटर ही दिखेंगी। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारे पास ये हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें मैटर हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो मैटर ना हो। अब आप सोचें कोई ऐसी चीज जो ना इस पर पूरा उतरे, ना उसका मैस हो, ना उसका वॉल्यूम हो, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो जरा इमेजिन करें आपके जिस्म से निकलने वाली हीट, या इनफैक्ट किसी भी गर्म चीज से जो हीट निकल रही होती है, उस हीट को सोचे, क्या उस हीट का मैस है? अब आप कहेंगे सर हीट तो एक नॉन फिजिकल चीज है, उसका मैस कैसे हो सकता है? तो फिर दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसका वॉल्यूम है? क्या हीट या सनलाइट या साउंड जो मैं बोल रहा हूं, क्या एक वक्त बोलता रहूं इतना साउंड हो जाएगा कि पूरा कमरा फट जाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, साउंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। तो हम कहेंगे कि फिर जो हीट है, लाइट है, साउंड है, ये वो चीजें हैं जो मैटर नहीं है। अब जब ये मैटर नहीं है तो फिर मैं इनको क्या नाम दूं? मेरे पास इनके लिए एक नाम है और वो नाम है कि ये एनर्जी है। तो याद रखिएगा, जब कोई चीज मैटर नहीं होती तो फिर वो क्या होती है? एनर्जी। अब आप सोचें आपके इर्द गिर्द या मैटर है या एनर्जी है। अब ये दोनों बातें जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि फिजिक्स की डेफिनेशन में मैटर आ रहा है, एनर्जी आ रहा है और उनका रिलेशनशिप आ रहा है, तो ये तो 2 चीजें एक्सप्लेन हो गई। अब देखते हैं रिलेशनशिप का क्या मतलब है। तो रिलेशनशिप में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एटॉमिक बॉम्ब की एग्जांपल देता हूं। देखिए एटॉमिक बॉम्ब क्या करता है? एटॉमिक बॉम्ब में आपको पता होगा यूरेनियम यूज होता है, और ये यूरेनियम जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। अब जरा जल्दी से मुझे बताएं
यूरेनियम तो एक सॉलिड सब्सटेंस है, और जितने भी सॉलिड होते हैं वो तो मैटर होते हैं, यानी कि यूरेनियम क्या है, मैटर। और हीट जब जनरेट हो रही है उससे, तो हीट क्या है, हीट तो एनर्जी में आता है। इसका मतलब एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैटर से एनर्जी बना रहे हैं। इट मींस मैटर और एनर्जी का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो बनता है। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एनर्जी से मैटर भी बनाया जा सकता है, तो हाँ जी, वो भी बनाया जा सकता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। फिलहाल आपने याद रखना है कि फिजिक्स में हम मैटर को पढ़ेंगे, हम एनर्जी को पढ़ेंगे, और तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर कैसे बनाया जा सकता है। अब आप सोचें, अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं, या तो वो मैटर हुई या वो एनर्जी हुई, यानी कि आपने फिजिक्स में कोई चीज छोड़ी ही नहीं। मैटर को भी पढ़ रहे हैं, एनर्जी को पढ़ रहे हैं, मतलब आप पूरी कायनात को पढ़ रहे हैं। इसलिए हम एक वर्ड बोलते हैं फिजिक्स के बारे में, और वो ये है कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस, सबसे बेसिक। आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आप केमिकल्स पढ़ रहे होंगे, केमिकल्स मैटर हैं, तो एक्चुअली आप पहले फिजिक्स पढ़ोगे तो केमिस्ट्री पढ़ सकोगे। इसका मतलब फिजिक्स बहुत फंडामेंटल है, हर एक को पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी कि फिजिक्स में आप जब तक कोई बात कह नहीं सकते जब तक कि आप उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव ना कर दें। तो खाली बातों से काम नहीं चलेगा, तो और हम भी इन खाली बातों से काम नहीं चलाएंगे। इंशाल्लाह हम भी आपको हर चीज का प्रूफ देंगे। अब जरा देखते हैं दो छोटे से एमसीक्यूज। जरा देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक पहला एमसीक्यू है। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि विच इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स, और ये तीन इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। जरा ध्यान से इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर देखें। इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर एनर्जी है और राइट साइड पर मैस है, यानी कि ये इक्वेशन किस किस का रिलेशनशिप बता रही है, एनर्जी और मैस का। और एनर्जी और मास का रिलेशनशिप किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इन इक्वेशन में सबसे बेस्ट कौन डिफाइन होगा, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फिजिक्स को डिफाइन करेगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं वर्ड को कि विच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स। डिस्क्राइब का मतलब है कि डिफाइन का मतलब होता है एग्जैक्ट डिफाइन करना, डिस्क्राइब का मतलब है फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और वही सारी ऑप्शंस है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो सारे ही फिजिकल फिनोमिना के बारे में ही दे रही है। इस सूरत में जब आप डिस्क्राइब फिजिक्स की बात करेंगे तो सारी फिजिकल इक्वेशंस फिजिक्स को ही डिस्क्राइब कर रही हैं, किसी फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन सही क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अब जरा देखते हैं, क्या हमें फिजिक्स को भी मजीद डिवाइड करना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी थी, फिर हम लोगों ने नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड करके फिजिकल बायोलॉजिकल साइंसेस बनाए, फिर फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वगैरह आ गई। अब क्या फिजिक्स को मजीद डिफाइन किया जा सकता है या मजीद फिजिक्स के पोर्शन बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। फिजिक्स के दो किस्म की ब्रांचेस आप लोगों को नजर आएंगी। एक है फिजिक्स की प्योर ब्रांचेस, उनमें आ जाता है मैकेनिक्स, उसमें आ जाती है ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और ऐसे बहुत से नाम हैं जो इसमें आ जाते हैं। ये प्योर ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें फिजिक्स के अलावा और किसी चीज का रोल नहीं है। लेकिन समटाइम्स आपको फिजिक्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपको कुछ ऐसी ब्रांचेस चाहिए जिनमें फिजिक्स के साथ दूसरे नॉलेजेस का भी ओवरलैपिंग मटेरियल हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ता हूं बायोफिजिक्स, अब बायोफिजिक्स जो है उसमें आप बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, और ऐसे जरूरत कब आएगी, अगर मैं अपने इस ज्वाइंट की मूवमेंट पढ़ रहा हूं। अब मैं लिविंग चीज तो पढ़ ही रहा हूं, और लिविंग चीज को किस में पढ़ते हैं, लिविंग चीज को तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि मैं मोशन पढ़ रहा हूं, और मोशन जो है वो फिजिक्स में पढ़ी जाती है, मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है, तो फिर मुझे बायो भी पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स भी। तो मैं कहूंगा ये बायोलॉजिकल फिजिक्स या बायोफिजिक्स है। इसी तरह हमारे पास मेडिकल फिजिक्स भी होती है,
जिसमें आप मेडिकल साइंस को फिजिक्स के साथ डिस्कस करते हैं। इसमें एस्ट्रोफिजिक्स है, अगर आप एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को इकट्ठा डिस्कस करें, ये दोनों, मैंने सिर्फ चंद एग्जांपल लिखी हैं, आपको ये पूरे टेबल मिलेंगे आपके चैप्टर 1 के पेज नंबर 2 के ऊपर, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में जरा देख लेने हैं। आइए मजीद आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि मजीद आप लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखना है। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मेन फ्रंटियर्स क्या है? फ्रंटियर से मतलब है कि फिजिक्स को कितने लेवल्स पर, कितने स्केल्स पर पढ़ा जाता है। अगर आप देखें तो पहला फ्रंटियर, 3 याद रखिएगा, 3 फ्रंटियर्स है, 3 लेवल्स पर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। उसमें लेवल नंबर 1 है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। हम फिजिक्स को बहुत बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े लेवल पर भी पढ़ते हैं। उसमें क्या आ जाता है जी, किस किस चीज की स्टडी आ जाती है? उसमें आ जाती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इवन यूनिवर्स को आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स कैसे बनी, और यूनिवर्स बनने का जो प्रोसेस है, बिग बैंग। आपने सुना होगा कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, कितना अर्सा पहले, ये भी याद रखिएगा, 20 बिलियन ईयर्स, 20 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं, जिसके नतीजे में कायनात जो है वो बनी। और ये बातें हमें सारी कैसे पता चलती हैं? ये हमें इस वजह से पता चलती हैं क्योंकि हमारे पास जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हम फिजिक्स को बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी के लिए भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ मीजॉन्स, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और तीसरे लेवल पर जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं वो है स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। उन चीजों को पढ़ना जो ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, और उनमें आप और मैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। वैसे याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इन चीजों को पढ़ना बहुत मुश्किल है और ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। और इसमें कहां से कहां तक आ जाती है चीजें, मॉलिक्यूल से लेकर, मॉलिक्यूल के साइज से लेकर हमारे पास जमीन के साइज तक जितनी भी चीजें हैं, ना वो फिजिक्स में बहुत बड़ी शुमार होती है ना वो बहुत छोटी में काउंट करते हैं उन्हें, तो उनको हम पढ़ेंगे किसमें, मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में। और डेफिनेटली मॉलिक्यूल से अर्थ तक के साइज में ह्यूमन भी फिट होते हैं, तो ह्यूमन स्टडी जो है वो भी मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में है। अब देखते हैं आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आज का जी, तो जरा देखते हैं, ये हमारे पास है व्हाट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम किन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किन चीजों के बारे में हम तजस्सुस रखते हैं, जिनके बारे में हम पता लगाना चाहते हैं कि यार ये क्या चीज है। उनमें सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है कि चीजें क्यों चलती हैं, क्यों रुक जाती हैं, कब स्पीड पकड़ती हैं, क्या लॉज है इसके पीछे। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा कि वक्त, इसे बोलते हैं ज़मानो मकान, तो इसका क्या मतलब है स्पेस टाइम की, हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे डिटेल से। बहरहाल नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ मैटर। जब मैटर आपस में टकराते हैं तो क्या लॉज ओबे करते हैं, जैसे आपको पता है मोमेंटम कंजर्व रहता है, टकराने का 2 किस्में हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ये सारी चीजें। और फिर हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर भी पढ़ेंगे कि जब रेडिएशन मैटर से टकराती है तो क्या होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं घरों के ऊपर, तो उस पर जब सनलाइट आकर टकराती है तो सनलाइट रेडिएशन है, और वो सोलर पैनल जो है वो मैटर है, तो रेडिएशन मैटर से टकरा रही है तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और लास्ट चीज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको पता है प्लैनेट्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं और मैग्नेट्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती है और चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, इनकी नेचर
जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी अपने अपने लॉज हैं, अपनी अपनी जो है ना वो मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करती है। ये सारी रीजंस हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। आप इसको अच्छी तरह से जो है वो गो थ्रू कर लें एक दफा फिर से। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।